आ जाओ। कैपिटल गेन रिवीजन कर रहे हैं पहले। कैपिटल गेन पार्ट 2 है ये। और स्पेशल केस में कैपिटल गेन कैसे निकलते हैं उसके ऊपर बात करते हैं आप। पहला सेक्शन इसमें पढ़ाया गया था आपको 45A के। और ये सेक्शन कहता था कि अगर आपकी कैपिटल एसेट डैमेज हो जाती है इन रीजन से, रीजन नंबर 1 नेचुरल कैलेमिटीज, एक्सीडेंटल फायर, सिविल डिस्टर्बेंस, एक्शन बाय एन एनिमी और अगेंस्ट एनिमी, तो माना जाएगा आपकी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गई है। और इस परिस्थिति में कैपिटल गेन निकालने के लिए सेल प्राइस मानी जाएगी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड को। ये पहला सेक्शन आता था जहां पे ट्रांसफर के ईयर आपसे टैक्स नहीं लिया जाता है, बाद में लिया जाता था। नॉर्मली कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है ट्रांसफर के ईयर में, पर इस सेक्शन में उस ईयर टैक्सेबिलिटी आएगी जिस ईयर आपको क्लेम रिसीव होगा। स्पेशल सेक्शन 2 45(2), अगर आप अपनी कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी माना जाएगा कि आपने उसे क्या कर दिया है, ट्रांसफर। इस केस में सेल प्राइस होगी कन्वर्जन के दिन की एफएमवी, और उस साल टैक्स लगेगा जिस साल ये स्टॉक आप एक्चुअल में बेचो। यहां पे नोट करने वाली बातें थी, सुन लेना। मानो कन्वर्जन हुआ साल 22-23 में, स्टॉक बिका 24-25 में, तो टैक्स 24-25 में देना है, पर इंडेक्सेशन करते वक्त 22-23 का नंबर काम आएगा, भूलना मत है ना, ध्यान रखते हुए चल। 45(5), अगर आपकी कैपिटल एसेट कंपलसरी एक्वायर हो जाती है किसी लॉ में तो उसे भी ट्रांसफर बोलते हैं, और उसका कैपिटल गेन 45(5) से निकलता है। इस केस में सेल प्राइस होती है कंपनसेशन रिसीव्ड, और टैक्स उस साल लगता है जिस साल आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ। यहां पे एक अच्छा टॉपिक आता था फिर, किसकी टैक्सेबिलिटी। अगर इनहेंस कंपनसेशन के पैसे मिलते हैं आपको तो ये भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल करना है, और इनहेंस कंपनसेशन का पैसा उस साल टैक्सेबल करना है जिस साल ये इनहेंस कंपनसेशन रिसीव होगा। इस कैपिटल गेन को निकालते वक्त कॉस्ट जीरो लेनी है। बोलो सब, क्योंकि कॉस्ट आपने ऑलरेडी पहले माइनस कर दी है। और कैपिटल गेन का नेचर वही होगा जो पुराना गेन था। इस कैपिटल गेन का नेचर वही होगा जो ओरिजिनल गेन था। इसमें एक ट्विस्ट आता था फिर, अगर एनहेंस कंपनसेशन किस कारण से मिला है, कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर के कारण, तो वो एनहेंस कंपनसेशन उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल फाइनल ऑर्डर रिसीव। अगर ओरिजिनल ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है और कंपनसेशन उसके लीगल हायर्स को मिलता है तो इनकम उनके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी। किनके हाथों में, लीगल हायर्स। इसके अंदर ट्विस्ट आता था, याद है, छठा पॉइंट, जो कंपनसेशन और इनहेंस कंपनसेशन है वो तो कैपिटल गेन की इनकम है, 45(5) लग जाएगा उसमें तो पर जो उसका इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो आईओएस की इनकम है, और उसमें 56(2), 12 या 11, 9 लगता है, 56(9), ठीक है, 56(2) 9 सेक्शन लगता है। और उसमें ट्रीटमेंट ये था कि इसका जितना भी 50% अमाउंट का डिडक्शन मिलता है आपको। बोलो तो। आइए अगला 46, लिक्विडेशन पे कैपिटल गेन कैसे लगाना है, कंपनी के लिक्विडेशन पे। तो दो सेक्शन थे, 46(1), 46(2). 46(1) कहता है इन द हैंड ऑफ कंपनी लिक्विडेशन पे असेट बांटने की एक्टिविटी ट्रांसफर नहीं है, कोई टैक्स वैक्स नहीं देना कंपनी को। 46(2) कहता है शेयर होल्डर के लिए ये शेयर का ट्रांसफर है, उन पे कैपिटल गेन लगेगा, और उनके कैपिटल गेन का फॉर्मेट था
सबसे पहले उनके शेयर की सेल प्राइस होगी, जो असेट कंपनी से मिली उसकी एफएमबी, ठीक है। पर इसमें से माइनस करना है डीम डिविडेंड। कौन से सेक्शन का? जो अप टू द लिमिट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, वो लेस करना है। और बचा हुआ अमाउंट शेयर की सेल प्राइस, उसमें से शेयर की कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट जो भी करनी है माइनस कर देना, आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। अरे डन है, आ जाइए। कैपिटल गेन ऑन बायबैक, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था। कैपिटल गेन ऑन बायबैक पे आइए। पहला टॉपिक, छुपी छुपी सी, ये तो लॉ छुप गया थोड़ा सा। एक बार बेसिक आइडिया ले लेते हैं। बायबैक पे दो चीजें थी, शेयर्स का, अदर्स का। अदर के बायबैक पे 46 ए लगेगा होल्डर्स के हाथों में, और जो भी कैपिटल गेन बनता है वो दे देंगे, कंपनी को कुछ नहीं करना है। पर शेयर के बायबैक पे 1/10/24 से पहले अलग लॉ था, 1/10/24 या उसके बाद अलग लॉ है। आइए पहले पुराने पे चलते। 1/10/24 से पहले क्या होता था? शेयर होल्डर के लिए बायबैक एग्जेम्प्ट होता था, 1034A सेक्शन कॉपी में होगा ना सबकी। और कंपनीज के लिए इस बायबैक पे स्पेशल टैक्स लगता था, सेक्शन 115 क्यूए में। इफेक्टिव रेट उसकी 23.296% होती। इफेक्टिव रेट है ये, शायद 20% मेन रेट थी, प्लस 12% सरचार्ज था, प्लस 4% HEC था। ये 1/10/24 से पहले था। पर 1/10/24 या उसके बाद अब जब बायबैक हो रहे हैं शेयर्स पे, तो जितने बायबैक पे पैसे मिलेंगे आपको, वो सब आपके लिए डिविडेंड बनेगा, आईओएस में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो, आईओएस में जाके क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और कंपनीज को कुछ नहीं करना है, कोई पे टैक्स वैक्स नहीं देना है। और कैपिटल गेन के लिए जब 46(2) लगाएंगे शेयर होल्डर, तो वो कैपिटल गेन के लिए शेयर का सेल प्राइस 0 रखेगा और कॉस्ट माइनस करके उसमें लॉस निकाल। क्या निकाल लेगा बताइए? लॉस। समझ लेना, 1 लाख के शेयर बायबैक हुए कंपनी ने, तो पूरे 1 लाख तो डिविडेंड बन के आईओएस में चले गए। इधर कैपिटल गेन में सेल प्राइस ऑफ शेयर 0 पकड़नी है, और कॉस्ट जितने में आपने खरीदे वो पकड़नी है। डिफरेंस करोगे लॉस आ जाएगा। वो लॉस फिर आपका कैपिटल गेन का लॉस होगा, और कैपिटल गेन का लॉस सेट ऑफ हो जाता है। आपको बताइए कैसे? अब आपको बताइए, बताइए ना। हाँ, तो ये आपका अमेंडमेंट के कारण सीन था। अगला सेक्शन 50B, कैपिटल गेन ऑन, बताइए कौन सा? स्लम से। इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो। मेरी शीट में ना एक क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन है, अगर आपने सॉल्यूशन में देखा हो तो मैं भी बता देता हूं क्या था, एक बार सुन लीजिए। 50B स्लम सेल का मतलब क्या होता है? जब आप पूरा अंडरटेकिंग बेच देते हैं लमसम कंसिडरेशन में, तो उसे बोलते हैं स्लम से। एक एक एसेट का भाव तोल किए बिना। अबे रिवीजन करा रहा हूं, पढ़ा चुका हूं पहले ही सब। स्लम सेल कहते हैं। स्लम सेल पे कैपिटल गेन निकालने के लिए 50B लगेगा, और यहां पे कैपिटल एसेट यूनिट को माना जाएगा। यूनिट के होल्डिंग पीरियड से नेचर देखना है, लॉन्ग है के शॉर्ट है। ठीक है क्या? बोलो। स्लम सेल के लिए सेल प्राइस होती है एक्चुअल सेल प्राइस और एफएमवी विच एवर इज हायर। अब टेक्निकली वो एफएमवी निकालने का एक तरीका होता है, वो तरीका इंटर पे कोर्स में नहीं है। अरे क्लियर है क्या? कैलकुलेशन का सिस्टम नहीं है पूरा का पूरा, केवल बोला हुआ है कि एफएमवी यूज करते हैं। अब हुआ क्या कि मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ना एफएमवी कैलकुलेशन मैंने शो कर रखी है, वो कैसे निकल रही है प्लस माइनस करके, तो आप उसको इग्नोर कर दें, वो आपके कोर्स में नहीं है। अगर आपने कुछ करा तो है ही नहीं अभी तक, बाकी आपने अगर करा हो तो उसमें मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन में एफएमवी डिटरमाइन कर रखी है, उसका तरीका दिया हुआ है, तो वर्किंग नोट एफएमवी के, तो आप उसके ऊपर ना उलझे, क्योंकि आपको तो एग्जाम में एफएमवी आ जाएगी, और अगर नहीं आई तो जो एक्चुअल सेल प्राइस है वही सेल प्राइस। अबे बोलो ना। ठीक है,
एफएमवी सेल प्राइस यानी सेल प्राइस आ जाएगी, उसमें से आप माइनस कर दोगे कॉस्ट। अब 50 बी के लिए कॉस्ट क्या होती है ये आपको निकालना पड़ता है। बताइए क्या होती है कॉस्ट? नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट की एसेट माइनस लायबिलिटी। जब आप अंडरटेकिंग की एसेट की टोटल करो तो कितनी वैल्यू जोड़नी है, उसका रूल था, मैंने बताया था आपको। अगर वो एसेट डेप्रीशिएबल है तो डब्ल्यूडीवी ऐड करो जो इनकम टैक्स के हिसाब से आती है। अगर वो एसेट डिडक्टेबल है तो जीरो जोड़ना उसकी नेटवर्थ में वैल्यू। अगर वो एसेट अदर है तो बुक वैल्यू जोड़ना, बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है। बोलो सब। अगर किसी एसेट का रिवैल्यूएशन करा हुआ है आपने तो इग्नोर कर देना नेटवर्थ निकालते वक्त। ये सब रूल को फॉलो करके एसेट की वैल्यू जोड़ना, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी लेस कर देना, आपकी क्या आ जाएगी? नेटवर्थ। नेटवर्थ को सेल प्राइस में से घटा देना, आपका आ जाएगा कैपिटल गेन। और इस कैपिटल गेन का नेचर लॉन्ग है शॉर्ट, यूनिट के होल्डिंग पीरियड से देख लेना। पर यहां पे एक बात नोट करने वाली थी, भले गेन लॉन्ग आता है, इंडेक्सेशन नहीं करना, इंडेक्सेशन नहीं करना, कभी भी नहीं करना। पुराने लॉ में नए लॉ में कुछ भी हो जाए, नए लॉ के आने के बाद तो वैसे ही इंडेक्सेशन बंद हो गया, बोलो ना। पर इसमें तो करना ही नहीं है, पुराना नया कुछ भी हो जाए। 50 बी के बाद आता था 51। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होगा सबको। एडवांस मनी अगर आपने कभी खाई है किसी की, फॉरफिट करी है, तो उसके दो ट्रीटमेंट लिखाए थे मैंने, सबको याद होंगे, बोल दो एक बार। अब 1/4/14 से पहले का एडवांस खाया है तो 51 सेक्शन लगेगा, 1/4/14 या बाद खाया है तो 56(2)(9) लगेगा। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और रिनेंस कंपनसेशन का सेक्शन 56(2)(9 नहीं है, 8 है। अरे वो 50% वाला जो कानून है। तो 1/4/14 से पहले 51 क्या कहता है? जितना एडवांस खाया कॉस्ट ऑफ एसेट से कम कर दें, बोलो। और 1/4/14 या बाद खाया तो 56(2)(9 में सीधे आई उसकी क्या बन जाएगा? इनकम। यहाँ पे नोट करने वाली बात थी कि अगर कोई एडवांस पीओ ने खाया हुआ है, पीओ कौन है ये, तो वो आप कॉस्ट से लेस नहीं करें। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन की जान है। सेक्शन कौन सा है? 50C। ये भी सबको याद होगा क्योंकि अनाप शनाप यूज करा है इसको अपन। 50C, अगर आप लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर करते हैं और उसका एक्चुअल सेल प्राइस स्टैम्प वैल्यू से कम आता है तो कैपिटल गेन के लिए सेल प्राइस स्टैम्प वैल्यू को मानना है। पहला कानून तो ये था। कौन से दिन का स्टैम्प वैल्यू? तो 2 दिन होते हैं, एग्रीमेंट का दिन, रजिस्ट्री का दिन। एग्रीमेंट के दिन का स्टैम्प वैल्यू बेस बनाइए अगर कंसिडरेशन या उसका कुछ पार्ट अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, टीसीएस, फलाना ठिकाना तरीके से मिल गया, अदरवाइज रजिस्ट्री के दिन का बनाइए। डन है? अगला पॉइंट, ये नियम लागू करने की जरूरत नहीं है अगर 110% वाले लॉ में आप बच जाते हो तो। याद है 110%? अगर कंसिडरेशन का 110% करके स्टैम्प वैल्यू से कंपेयर करके वो आता है तो आपको एक्चुअल सेल प्राइस ही बेस बना दी। याद है सबको 110% यार? और फाइनल चीज, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यू निकाली गई हो तो फिर उसकी वैल्यू को सेल प्राइस तभी मानना है जब वो बीच में है। अरे यही तो बताया था मैंने आपको, बीच में किसके? एक्चुअल सेल प्राइस और स्टैम्प वैल्यू। स्टैम्प वैल्यू और इसके बाद ऊपर नीचे आएगी तो वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू इग्नोर करना है आपको। बोलिए सब। 50 CA, ये तो यूजलेस है। अगर आप अनकोटेड शेयर ट्रांसफर करते हैं और उसका सेल प्राइस एफएमवी से कम है तो कैपिटल गेन निकालने के लिए एफएमवी को सेल प्राइस माना जाएगा। अरे बोलो। और 50D और ज्यादा फर्जी था, ये तो कभी काम ही नहीं आएगा। कब काम आता था प्रैक्टिकल लाइफ में? कब काम आ सकता है? अगर कोई कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करें और उसका सेल कंसिडरेशन डिटरमाइन करना मुश्किल है तो उसकी एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर को क्या मान लिया जाएगा? सेल प्राइस। ये 50D था। और मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका कंप्यूटेशन का पड़ाव पार हो गया था। अरे कंप्यूटेशन यहाँ पे खत्म हो जाता था, फिर अगला पड़ाव चलता था, इसका कौन सा था? वो एग्जाम्पशन। बोलो सब। 54 की सीरीज याद आ गया? चलिए
चौपन की सीरीज कल डिस्कस करके खत्म करेंगे, अभी तो आगे बढ़ते हैं।